जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अग्निवीर टेक्निकल बैच में, जहां पर हम आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर सॉल्व करवाते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करवाते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं और मैथ्स के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर करवाते हैं। तो इस बैच में हमारे साथ शामिल हो जाइए और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाइए ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाए। तो आज की वीडियो में भी हम आप लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हमारा जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, और फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए हम डेली वीडियो लेकर आएंगे और हमारा जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा शाम के 4 बजे। तो शाम के 4 बजे हमारे इस टेक्निकल की जो बैच है इसमें आप शामिल होते जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी भी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए 15 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स के, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, उत्तल लेंस की शक्ति होती है ये द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस की शक्ति यहाँ पर पूछी है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, काल्पनिक यानी कि इमेजनरी होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो शक्ति होती है जिसे P से डिनोट किया जाता है वो किसके बराबर होती है, जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसका इन्वर्स के बराबर होती है ये। और आप सभी को ये याद रखना है कि जो उत्तल लेंस होती है उसकी जो फोकस दूरी वो होती है वो हमेशा क्या होती है फ्रेंड्स, धनात्मक होती है। कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकस लेंथ है वो, अगर ये प्लस है तो पावर भी क्या होगी फ्रेंड्स, धनात्मक होगी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक का कार्य करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ नेचुरल मैग्नेट। एज अ नेचुरल मैग्नेट कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स, इसमें से सागर, सूरज, पर्वत या फिर पृथ्वी। तो फ्रेंड्स जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसे क्या माना गया है, नेचुरल मैग्नेट माना गया है। 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति पूछी है और तरंग दैर्घ्य आपको दे के रखी है। तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रिलेशन याद होना चाहिए क्या होता है। तो हमें पता है C = F × लैम्डा, जहाँ पर C क्या है, प्रकाश की चाल है। यहाँ पर प्रकाश की बात करिए इसलिए प्रकाश की चाल है, ये प्रकाश की आवृत्ति है और ये क्या है, तरंग दैर्घ्य है। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो प्रकाश की चाल है इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। ये आपको याद रखना है, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कितनी होती है प्रकाश की चाल। और यहाँ पर हमें लेमडा की वैल्यू दे के रखी है जो कि कितनी है, 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। पर फ्रेंड्स ये आर्मस्ट्रॉन्ग में दे के रखी है और आर्मस्ट्रॉन्ग में नहीं, हमें मीटर में चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रकाश की चाल है वो मीटर/सेकंड में है, तो सारी क्वांटिटी मीटर में ही होना चाहिए। तो आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर करने के लिए इसका रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग = कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको ये वैल्यू यहाँ पुटअप करनी होगी। चलिए हम C की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 3 × 10⁸ F पूछा गया है, ये है 3000 और इसको मैंने यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये आप पूरी सारी क्वांटिटी मीटर में कन्वर्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, 3 × 10⁸, ये सब डिवाइड में चला जाएगा, 3 ये हो जाएगा 10⁻3 लिख सकते हैं इसको हम, × 10⁻10 = F। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 मिला। अब 10 कितना है, ये 3 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो कितना हो जाएगा, -7 और -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। और 8 और 7 करेंगे तो कितना मिलेगा, 15। तो उसका राइट आंसर क्या हुआ, 1 × 10⁻15 हर्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रत्यास्था से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था से रिलेटेड कौन सा नियम है, किसने दिया था, हुक का नियम। और इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्रतिबल होता है यानी कि स्ट्रेन किसके समानुपाती होता है, विकृति के, यानी स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ठीक है, ये नियम किसके द्वारा दिया गया था, हुक के द्वारा, जो किससे रिलेटेड है, इलास्टिसिटी से नहीं, प्रत्यास्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, 10⁴ गॉस के। और ये टेस्ला है फ्रेंड्स, ये किसकी यूनिट है, आपको ये याद होनी चाहिए। तो ये होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है टेस्ला। और गॉस, ताप जिससे नीचे चुंबकीय पदार्थ लो चुंबकीय तथा जिसके ऊपर अनुचुंबकीय होता है उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जिसके ऊपर लोह चुंबकीय होता है और जिसके नीचे क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। तो फ्रेंड्स जब भी चुंबक को गर्म किया जाता है तो सबसे पहले वो अनुचुंबकीय में कन्वर्ट होता है, उसके बाद प्रतिचुंबकीय में कन्वर्ट होता है।
तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं जिस पे ये अनुचुंबकीय में रहता है, उसे कहा जाता है क्यूरी ताप। घर्षण रहित फर्श पर किसी व्यक्ति को चलने के लिए निम्न में से किस नियम की सहायता लेनी होगी? तो कौन सा लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा फ्रेंड्स? तो व्यक्ति किसी भी फर्श पर चल रहा है, तो घर्षण रहित फर्श पर चल रहा है, तो उसे यहाँ पर क्या होना है, बैलेंस बनाना है। तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो वो जैसे पैर से क्रिया करेगा तो फर्श से वैसी ही प्रतिक्रिया आएगी। तो ये किस नियम से रिलेटेड है? न्यूटन के तीसरे नियम यानी कि थर्ड लॉ से। यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को v वेग प्राप्त होता है तो शक्ति क्या होगी? पावर पूछी गई है फ्रेंड्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। अब वर्क क्या होता है? काम, बल गुणित विस्थापन यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बटे समय यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? वेग होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? F इंटू वी। तो इस तरह से जो पावर हुई वो किसके बराबर हुई? F इंटू वी के, बल गुणित वेग। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 4 गुनी हो जाए तब आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो उसके जो परिक्रमण काल होता है t, वो उसका स्क्वायर परिक्रमण की जो त्रिज्या होती है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से इनमें जो रिलेशन मिलेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा और इस तरह से हमें रिलेशन मिल जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो दूरी है वो 4 गुनी हो जानी चाहिए, मतलब r की वैल्यू 4 गुनी कर देना है। तो पहले की हम मान लेते हैं T1 का स्क्वायर, तो दूसरे की क्या हो जाएगी? T2। इनका रेशो ले लेते हैं, K दोनों के लिए सेम रहेंगे। ये r क्यूब है और r की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने कहा 4 गुनी यानी 4 टाइम कर दीजिए। तो 4 गुनी मैंने यहाँ पर कर दी है, K से K कैंसिल हो जाएगा। T1 डिवाइड बाई T2 का यहाँ होल स्क्वायर कर देते हैं और ये हो जाएगा r 4r इनका क्यूब। r से r भी कैंसिल हो जाएगा, तो T1 डिवाइड बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। और इसका हम स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो रूट लग जाएगा और वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 डिवाइड बाई 8। तो T2 की जो वैल्यू मिलेगी वो T1 की कितनी मिलेगी? 8 गुना। तो इन्होंने क्या पूछा है कि जो टाइम पीरियड है यानी कि आवर्तकाल है वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 8 गुना यानी कि 8 टाइम्स। एक क्रिकेट के मैच में तीव्रगामी गेंद को लपटते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग 0 तक घटाया जा सके। यह क्रिया क्या निरूपित करती है? तो ये कौन सा नियम होता है फ्रेंड्स? बॉल जैसे आती है तो बॉल को पकड़ने के लिए एकदम से वो उसके अब आगे हाथ नहीं लेके जाता है, जबकि थोड़ा थोड़ा करके पीछे पीछे करके फिर उस बॉल को वो कैच करता है, जिससे क्या होता है कि उसका वेग धीरे धीरे कम होता जाए और शून्य शून्य बहुत कम होता जाए, जिससे उसके हाथ में लगे ना। तो ये कौन से नियम से रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स, ये किस नियम से रिलेटेड है? गति के तृतीय नियम से। किस क्रियाविधि के द्वारा ढक्कन के खुलने से पूरे कक्ष में गंध का विस्तारण होता है? तो कौन सा मैकेनिज्म होता है फ्रेंड्स? वो बोतल में दबाव के कारण, बोतल में संपीड़न के कारण, विसरण के कारण या फिर परासरण के कारण। तो इसका क्या कारण होता है फ्रेंड्स? विसरण यानी कि डिफ्यूजन। क्या होता है इसमें? उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कणों की जो गति होती है, जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनका मूवमेंट जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है उससे लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर उनका मूवमेंट होता है। ये जो मेथड होती है उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कणों का गमन करना, उनकी गति, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विसरण। और इसी के कारण क्या होता है कि ढक्कन खुलने से जो पूरे कक्ष में हमें क्या गंध आती है। अमाशय में एक्स किरण परीक्षण यानी कि रंगीन एक्स किरण से पहले रोगी को बेरियम का उपयुक्त लवण दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये बोरियम का लवण? क्योंकि जो बोरियम होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होती है, एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक होता है। ये एक्स किरणों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और अमाशय को सुस्पष्ट दिखाने में सहायता करता है। तो एक्स किरण अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिससे जो स्टमक है उसके जो इंटरनल पार्ट्स है वो हमें बहुत ईजिली दिखाई देते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। एक गोलाकार काष्ठ गोलक वाले किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। यदि गोलक को दुगने भार वाले धात्विक गोलक से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा? तो फ्रेंड्स, जो आवर्तकाल होता है यानी कि टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, उसका फॉर्मूला क्या होता है आवर्तकाल का? 2 पाई अंडर रूट L डिवाइड बाय G।
तो ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, पेंडुलम की लेंथ पर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ कहीं भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा तो वो भार पर भी निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि भारी क्या होता है, mg यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो पेंडुलम है आप उसमें कितनी भी भार का गोला क्यों ना लगा दो, उसका जो आवर्तकाल है जितना है उतना ही रहेगा। तो 2 सेकंड था और अभी प्रतिस्थापित रिप्लेस करने के बाद भी क्या होगा, उसका आवर्तकाल सेम ही रहेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 सेकंड। जब किसी विद्युत यंत्र से संबद्ध प्लग को बाहर खींच लिया जाता है तो प्रायः स्पूलिंग प्रेक्षित होती है, यानी स्पार्क होता है। जब आप एक अचानक से प्लग निकाल लेते हैं तो उसमें स्पार्किंग होती है। तो ये यंत्र के किस गुणधर्म से संबंधित है, तो फ्रेंड्स इसका क्या कारण होता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ से V = IR। अब हमारा जो सर्किट है उसमें वोल्टेज तो फिक्स होता है, वोल्टेज फिक्स रहेगा तो जो I और R में क्या रिलेशन होगा, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो जैसे ही हम प्लग को खींचते हैं तो इसका जो प्रतिरोध है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। रेजिस्टेंस घट जाएगा तो उसमें धारा की मात्रा यानी कि उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बढ़ जाने से क्या होता है, उसमें स्पार्किंग होती है। तो उसका क्या कारण होता है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, तो फ्रेंड जो सेल होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है यानी कि जो एरिया होता है, क्षेत्रफल उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसकी जो दूरी होती है, दोनों रॉड जो लगी होती है सेल में उनके बीच की जो दूरी होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है। और जो प्रकृति होती है सेल की उसके भी क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। तो ये किस किस पर निर्भर कर रहा है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, क्षेत्रफल तथा उनके बीच की दूरी पर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 44 ग्राम CO2 में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो परमाणुओं की संख्या का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, = मोल संख्या गुणित Na, जिसे बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर। मोल नंबर इंटू अवोगैड्रो नंबर = होती है परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके लिए हमें अवोगैड्रो नंबर चाहिए और मोल संख्या चाहिए। तो अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो हमें याद रखनी है कि कितनी होती है, लेकिन मोल संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। तो मोल संख्या कैसे निकाली जाती है, मोल संख्या का फॉर्मूला होता है भार डिवाइड बाय अणु भार। तो भार ये कौन सा है जो आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 44। और अणु भार आप कैसे निकालोगे, अणु भार ये CO2 है। तो CO2 में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, 16, और यहाँ पर 2 दिए इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और कार्बन के कितने होते हैं, 12, तो यहाँ से कितने निकलेंगे, 44। तो जो मोल संख्या है 44 डिवाइड बाई 44 यानी कितनी निकलेगी, 1। अब हमारे पास मोल संख्या भी आ गई है और अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। ये कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, ये अवोगैड्रो नंबर होता है। तो यहाँ पर जो परमाणुओं की संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1 × 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन ये सिर्फ एक परमाणु की संख्या है, लेकिन यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं और 1 कार्बन का है। तो टोटल 3 परमाणु हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगी टोटल परमाणुओं की संख्या CO2 में। तो उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 18.069 इंटू 10⁻23। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है इसमें 18.06 इंटू 10⁻22 दिया है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगर हम इस पॉइंट को एक और आगे लेके आते हैं तो 1.8069 इंटू 10⁻, ये एक पावर बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 24। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1.806 इंटू 10⁻24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में Cc आबंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो इथेन की अगर हम बात करें तो इथेन में का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो इस तरह से होता है, CH3 ये होता है इथेन। और एथीन जो होता है, एथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इथाइन की बात करें तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो बनता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह से इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। हमें पता है जो आबंधन ऊर्जा होती है वो क्या है, इन दोनों को ब्रेक करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं हम आबंधन ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। तो इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए जो आबंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इथाइन की। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यानी कि जो इंटरनेशनल यूनिट है एटॉमिक मास की, वो फ्रेंड्स आप सभी को याद होगी कितनी होगी, कार्बन 12, C12 जिसे कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में प्रदूषकों को पृथक करने की विधि कौन सी है? विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर इज यूज्ड? आपने पढ़ी होगी आरओ के बारे में, या फिर आजकल सभी आरओ यूज़ करते हैं, सभी के घर में मिल जाते हैं, जिसका मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की जो मेथड है वो पानी से प्रदूषकों को पृथक करने के लिए यूज़ की जाती है। और इस मेथड में क्या होता है, जो भी पानी में आयंस होते हैं या फिर अणु होते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है या फिर बड़े कण हैं, उनको हटाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग किया जाता है। हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का युग्म है। द पेयर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस इन आवर बॉडीज, कौन कौन से होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होती है हमारे शरीर में? ऐसे पार्ट, तो प्रोटीन और न्यूक्लियक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, इन दोनों में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सा अधातु खनिज है? नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा है फ्रेंड्स? इसमें जिप्सम, जो कि एक खनिज है और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या होता है? कैल्शियम का सल्फेट होता है जिप्सम, जो कि क्या है? एक अधातु खनिज है। निम्न में से कौन तांबे की मिश्र धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ कॉपर? तो फ्रेंड्स, जो सोल्डर होती है वो क्या होती है? अलॉय ऑफ कॉपर होती है, मिश्र धातु तांबे की। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जो हार्ड वाला सोल्डर होता है, हार्ड सोल्डर बनता है तांबा और जस्ता यानी कि जिंक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हार्ड सोल्डर। लेकिन यहाँ पर अगर सॉफ्ट सोल्डर पूछ लिया जाए तो सॉफ्ट सोल्डर इससे नहीं बनता है। सॉफ्ट सोल्डर किससे बनता है? टीन और लेड, इन दोनों की ये मिश्र धातु होती है सॉफ्ट सोल्डर। और तांबे की मिश्र धातु कौन सी होती है? सोल्डर तो होती है लेकिन हार्ड वाली। C6H14 में समावयवियों की संख्या यानी कि आइसोमर्स कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें एक ही रासायनिक सूत्र होता है। केमिकल फॉर्मूला तो उनका सेम होता है, लेकिन जो उनकी रासायनिक संरचनाएं अलग होती है। रासायनिक सूत्र एक जैसा होता है लेकिन रासायनिक संरचनाएं भिन्न होती है, तो उन्हें कहा जाता है समावयवी यानी कि आइसोमर्स। तो C6H14 के कितने होते हैं फ्रेंड्स? 5। एस कक्षक की आकृति क्या होती है? इसका शेप क्या होता है? तो आपने देखा होगा, जो एस ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से होता है, इधर x, इधर z और इधर y। और इसका शेप कैसा होता है? गोलाकार यानी कि सर्कुलर। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। किसके ऑक्सीकरण से? सामान्य अल्कोहल। फ्रेंड्स, अल्कोहल को बनाने की बहुत सारी मेथड्स होती है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि कॉमन जो अल्कोहल रहता है, सामान्य अल्कोहल, वो किससे बनाया जाता है? कीटोन के ऑक्सीकरण से। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।